हाय गाइस, मलका वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन होगा सिविल इंजीनियरिंग के वेरी फेमस सब्जेक्ट बीएमसी के चैप्टर नंबर 3 टिम्बर का। चैप्टर नंबर 1 सीमेंट एंड चैप्टर नंबर 2 कंक्रीट। इनके वीडियोस मैं पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ। इन वीडियोस के लिंक्स आपको ऊपर आई बटन पर या इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिल जाएंगे। दोस्तों, इन वीडियोस का मकसद आपको कुछ मिनटों में एक चैप्टर रिवाइज करवा देना है एंड ये वीडियोस एएन या जेएन एग्जाम्स के लिए आपको बहुत यूजफुल लगेगी। इन वीडियोस में आपको इंपॉर्टेंट डेटास, वैल्यूज, थ्योरीज, इसके अलावा ये भी पता लगेगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स में कैसे सवाल पूछे गए हैं। इसलिए मेरे वीडियोस को आप अपने सिविल के दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टिम्बर चैप्टर में पढ़ेंगे हम ट्री के स्ट्रक्चर के बारे में। देन टिम्बर क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस है उनके बारे में। देन ट्री की क्लासिफिकेशन करेंगे, टिम्बर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मॉइस्चर कंटेंट का क्या रोल होता है टिम्बर में ये पढ़ेंगे, श्रिंकेज ऑफ टिम्बर के बारे में पढ़ेंगे, सॉइंग या कटिंग ऑफ टिम्बर के बारे में। देन सीजनिंग या ड्राइंग ऑफ टिम्बर क्या होता है इसके बारे में, टिम्बर डिके क्या होता है, टिम्बर के डिफेक्ट्स क्या होते हैं इनके बारे में। देन टिम्बर को कैसे बचा सकते हैं हम डिफेक्ट से, प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर उनके बारे में, टिम्बर से बनने वाले प्रोडक्ट्स, वुड प्रोडक्ट्स के बारे में फाइनली। दोस्तों, टिम्बर चैप्टर पर कमांड करने के लिए आपको ट्री का स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। आप ट्री डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले पार्ट जो लीव्स या ब्रांचेस कंसिस्ट करता है उसे क्राउन बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को स्टेम बोलते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी अभी। और नीचे वाला पार्ट जो जड़ें हैं उन्हें इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं। ये एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स और सप्लाई करती है स्टेम की तरफ। नाउ दोस्तों, अगर पेड़ की स्टेम को बीच से काट कर ऊपर से देखा जाए तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये जो आपको रिंग्स दिख रही है उन्हें बोलते हैं एन्युअल रिंग्स, जो कि पेड़ की उम्र बताती है। आउटर मोस्ट सर्कमफेरेंस इज आउटर बार्क, देन उसके पास वाली उसे बोलते हैं इनर बार्क। इनर बार्क के पास वाला एरिया उसे बोलते हैं सैपवुड, जो कि फ्लूइड कंटेन करता है। और एक आपको लेयर दिख रही होगी विथ रेड डॉट्स, उसे बोलते हैं कैम्बियम लेयर। सैपवुड के पास वाला एरिया कहलाता है हार्टवुड, और हार्टवुड से पहले जो एरिया है डार्क ब्राउन कलर से जो रिप्रेजेंट हो रखा है उसे बोलते हैं पिथ। देन इन एन्युअल रिंग्स को बांधा गया है जिससे उसे बोलते हैं मेडुलरी रेस, आपको दिख रही होगी रेडियली आते हुए। नाउ हमारे ट्रंक ऑफ ट्री की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर को बोलते हैं आउटर बार्क, इसका एक और नाम है कॉर्टेक्स। जो रेड डॉट से आपको कैम्बियम लेयर दिख रही है उसको सुरक्षा देती है इनर बार्क, जिसका एक और नाम है फ्लोएम। और जो कैम्बियम लेयर है बेसिकली इट इज द ओनली लिविंग लेयर बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क। देन जो आउटर एन्युअल रिंग्स है बिटवीन हार्टवुड एंड कैम्बियम लेयर उसे बोलते हैं सैपवुड, एक और नाम है जाइलम। ये कंटेन करता है सैप जो कि होता है फ्लूइड एंड इट इज़ लाइट इन कलर एंड वेट। इनर एन्युअल रिंग्स को हार्टवुड बोलते हैं। ये कंटेन करता है लिग्निन, जो कि सेलुलोज को बाइंड करके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लिग्निन ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है तो हार्टवुड डार्क इन कलर होता है। इसलिए हार्टवुड हमें एक स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल टिम्बर प्रोवाइड करता है। नाउ दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं, इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन जो कि डार्क स्पॉट होता है उसे क्या बोलते हैं? दिस इज पिथ और मेडुला। देन मेडुलरी रेस का काम एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो कि एन्युअल रिंग्स को साथ में होल्ड करना होता है। मेडुलरी रेस एक्सटेंड करती है पिथ से कैम्बियम लेयर की तरफ। नाउ एन्युअल रिंग्स के बारे में एक और बात, अगर एन्युअल रिंग्स ब्रॉड है तो वो इंडिकेट करती है गुड ग्रोइंग ईयर, और एन्युअल रिंग एक और काम करती है पेड़ की उम्र बताने का। What is timber? Timber is basically wood.
वो लकड़ी जिससे बिल्डिंग्स बन सकती है, फर्नीचर्स बन सकते हैं, रेलवे स्लीपर्स बन सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी। ये लकड़ी स्पेशल है क्योंकि इसको पेड़ से अलग करके इसकी प्रॉपर कटिंग करके सीजनिंग मतलब ड्राइंग की जाती है। देन इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं ताकि हमारा टिम्बर हमें एक लॉन्ग सर्विस दे। एंड दोस्तों, इन सभी स्टेप्स के बारे में मैंने आपको आगे इस वीडियो में डिटेल में बताया है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। वुड दो तरीके की होती है, एक तो होती है ग्रीन वुड, दूसरी सीजनड वुड। ग्रीन वुड वो लकड़ी जो रिसेंटली कटी हुई हो, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा, मतलब लिक्विड ज़्यादा होगा। दूसरा सीजनड वुड जो कि ड्राइड हो, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट या लिक्विड एक लिमिटेड अमाउंट में हो। नाउ मूविंग ऑन टू टिम्बर के एडवांटेजेस क्या है। पहला, ये लाइट इन वेट होता है और इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसके कनेक्शंस बनाना इजी है, मतलब दो अगर लकड़ियों को जोड़ना चाहे तो कनेक्ट करना काफ़ी इजी है। तीसरा, इसकी हीट कंडक्टिविटी लो है, सो इट्स अ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। चौथा, अगर इसे प्रॉपरली ड्राई किया जाए, मतलब सीजन किया जाए और प्रिजर्व किया जाए, तो टिम्बर अच्छी ड्यूरेबिलिटी रखेगा, मतलब लॉन्ग सर्विस प्रोवाइड करेगा। पांचवा, इसकी रेजिस्टेंस अच्छी होती है बेंडिंग के टूवर्ड्स, सो इट गिव्स हाई स्ट्रेंथ। अब मैं आपको टिम्बर के डिसएडवांटेजेस बताती हूँ। पहला डिसएडवांटेजेस वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें स्ट्रेंथ की वेरिएशन अलग अलग डायरेक्शन में अलग होती है। अगर हम अक्रॉस फाइबर्स देखें और अलोंग फाइबर्स देखें तो स्ट्रेंथ में बहुत वेरिएशन होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, अक्रॉस की डायरेक्शन और अलोंग फाइबर की डायरेक्शन। टिम्बर का दूसरा डिसएडवांटेज है कि जिन जगहों पे साइक्लोन आते हैं या फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ आती रहती है, उन जगह टिम्बर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तीसरा, अगर टिम्बर हमारे आसपास अवेलेबल ना हो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। चौथा, अगर टिम्बर को ठीक से ड्राई ना किया गया हो और प्रिजर्वेटिव्स ऐड ना किए गए हो तो डिके होने का, क्रैक्स आने का, वॉर्प या फायर रिस्क होने का खतरा होता है। दोस्तों, इन सारी टर्म्स के बारे में आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा, तो आप टेंशन ना लें। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री। दोस्तों, यहाँ से बहुत सवाल आते हैं, आप ध्यान से सुनना। दो तरीके से ट्रीज क्लासीफाई होते हैं। पहला, एंडोजेनस ट्रीज, दूसरा एक्सोजेनस ट्रीज। एंडोजेनस ट्रीज इनवर्ड्स ग्रो करते हैं और इसके एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। बैम्बू, केन, पाम, BCP, ऐसे मैंने याद किया, हमारी एक बुक है BC पूनमिया, सिविल वालों को याद होगा BCP। तो बैम्बू, केन, पाम एंडोजेनस ट्रीज में आते हैं। एक्सोजेनस ट्रीज आउटवर्ड ग्रो करते हैं। इनमें एन्युअल रिंग्स फॉर्म होती है जो कि एज को प्रिडिक्ट करती है। दोस्तों, ये सवाल इतनी बार आता है कि एन्युअल रिंग्स का काम क्या होता है। दे प्रिडिक्ट एज। दो तरीके के एक्सोजेनस ट्रीज होते हैं। पहला कॉनिफर्स, दूसरा डेसिडियस। नाउ दोस्तों, कॉनिफर्स और डेसिडियस ट्रीज में कुछ अंतर है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। डेसिडियस नाम से चल रहा पता कि इसके पत्ते झड़ जाते हैं ऑटम में और स्प्रिंग सीजन में नए पत्ते आ जाते हैं। कॉनिफर्स इसका उल्टा, जो कि एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। अब कॉनिफर्स का नाम देखिए, मतलब कॉनिफर्स की कोन की शेप की पत्तियां होगी और डेसिडियस की ब्रॉड शेप की पत्तियां होगी। कॉनिफर्स ट्रीज प्रोवाइड करते हैं सॉफ्ट वुड और डेसिडियस ट्रीज प्रोवाइड करते हैं हार्ड वुड। इसको याद करने का तरीका है CS और HD। CS ब्रांच होती है, मतलब कॉनिफर्स सॉफ्टवुड। HD इज HD डिस्प्ले, हाई डेफिनेशन डिस्प्ले, मतलब हार्डवुड डेसिडियस। देन एन्युअल रिंग्स जो पेड़ की उम्र बताती है वो डिस्टिंक्ट होती है कॉनिफर्स में और इतनी अच्छे से विजिबल नहीं होती डेसिडियस ट्रीज में। जो वेट होता है कॉनिफर्स का वो लाइट होता है एज कम्पेयर टू डेसिडियस। डेंसिटी कॉनिफर्स की लो होती है एज कम्पेयर टू डेसिडियस। कलर भी लाइटर होता है। स्ट्रेंथ अलोंग द ग्रेन्स कॉनिफर्स की अच्छी होती है और डेसिडियस की अच्छी बात है कि दोनों अलोंग और अक्रॉस स्ट्रेंथ अच्छी होती है। फायर रेजिस्टेंस पुअर होता है कॉनिफर्स का और डेसिडियस का मॉडरेट। दोस्तों, एग्जाम्पल्स याद करने हैं क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। कॉनिफर्स का एग्जाम्पल आप दो याद कर लो, देवदार और पाइन। डेसिडियस के हैं टीक, मोहोगनी, शीशम, बबूल।
एक अच्छे टिम्बर की कुछ खास बातें हमें याद रखनी है, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। एक अच्छा टिम्बर डार्क कलर का होता है और कलर यूनिफॉर्म होता है। लाइट कलर रिप्रेजेंट करता है लो स्ट्रेंथ को। टिम्बर की अपीयरेंस हार्ड और शाइनिंग होती है। दो टिम्बर को अगर हम स्ट्रक करेंगे तो एक क्लियर रिंगिंग साउंड आएगी। टिम्बर की स्मेल स्वीट होती है। अगर अनप्लीजेंट स्मेल है तो उसका मतलब डिके हो चुका है उस टिम्बर का। टिम्बर अगर अच्छा है तो वो डिफेक्ट से फ्री होगा। डिफेक्ट्स लाइक नॉट्स, शेक्स, दोस्तों इनके बारे में आगे वीडियो में बताया गया है, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। देन एक अच्छे टिम्बर के फाइबर्स स्ट्रेट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और फर्मली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और एक अच्छा टिम्बर अच्छी फायर रेजिस्टेंस देता है। एक अच्छे टिम्बर की हार्डनेस अच्छी होती है, मतलब रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग और इंडेंशन। अच्छे टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, मतलब वो इंसेक्ट्स, फंजाई, इनसे अच्छी रेजिस्टेंस रखता है और एक लॉन्ग सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर कोई लोड जो डिफॉर्मेशन कॉज कर रहा है टिम्बर पर, उसे हटा दिया जाए और टिम्बर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। अच्छे टिम्बर की अच्छी इलास्टिसिटी होती है। और एक अच्छा टिम्बर डायमेंशनली स्टेबल होता है और टफनेस प्रोवाइड करता है। एक अच्छे टिम्बर की परमेबिलिटी अच्छी होती है, बट अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। एक डायरेक्शन होती है अलोंग द ग्रेन्स, दूसरी अक्रॉस द ग्रेन्स। तो अलोंग द ग्रेन्स परमेबिलिटी अच्छी होती है और जो हमारा सैप वुड है जो कि फ्लूइड कंटेन करता है वो ज़्यादा परमेबल होता है हार्ड वुड से। और एक अच्छे टिम्बर की हीट कंडक्टिविटी लो होती है, बट कंडक्टिविटी अलोंग द फाइबर्स ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अक्रॉस द फाइबर्स। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिम्बर की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको अलग अलग स्ट्रेंथ के बारे में बताऊंगी। पहली है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि अलोंग द ग्रेन अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अक्रॉस द ग्रेन। अगर अलोंग द ग्रेन हमारी स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो कॉलम या पोस्ट बनाने के काम में आएगी, और अगर अक्रॉस द ग्रेन स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो बीम्स या रेलवे स्लीपर्स बनाने के काम में आती है। दोस्तों ये सारे वर्ड कॉलम, पोस्ट, बीम आपको सोम के चैप्टर में अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को आने में बहुत टाइम लग गया, बट अब आगे जो वीडियोस आएगी शॉर्ट रिवीजन वीडियोस, वो बहुत जल्दी आएगी। तो आप अपने सिविल के दोस्तों के साथ में मेरी ये नॉलेज ज़रूर शेयर करें, मेरे वीडियोस ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोस कितनी यूज़फुल लग रही है, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए शॉर्ट रिवीजन वीडियोस अपलोड करती रहूं। देन सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ टिम्बर इज़ टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो कि अलोंग द ग्रेन अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अक्रॉस द ग्रेन। देन अलोंग द ग्रेन्स शेयर स्ट्रेंथ कम होती है। टिम्बर के अलोंग द ग्रेन स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ को बोलते हैं क्लेवेज स्ट्रेंथ, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है स्क्रूइंग के लिए और नेलिंग के लिए। दोस्तों टिम्बर की या एक लॉग ऑफ वुड की 3 तरीके से कटिंग हो सकती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनली, लॉन्गिट्यूडनली और रेडियली। क्योंकि टिम्बर एक एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल है तो टिम्बर की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग होगी अलग डायरेक्शन में। सबसे ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनली, देन रेडियली, देन क्रॉस सेक्शनल या टेंजेंशियली। नाउ मूविंग ऑन टू टॉपिक मॉइस्चर कंटेंट इन टिम्बर। टिम्बर बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक होता है, ये अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और मॉइस्चर कंटेंट कितना है टिम्बर में, ये डिपेंड करता है कि उस टिम्बर को किस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रखा गया है। नाउ दोस्तों मूविंग ऑन टू वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन फ्रॉम टिम्बर। ये सवाल तो ज़रूर ही पूछते हैं कि वेट ऑफ टिम्बर किस मॉइस्चर कंटेंट पर निकाला जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 8%, 12%, 15% एंड 20%। दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। आप एक बार शायद अपने नोट्स पढ़ के ही मेरा रिवीजन वीडियो देख रहे हो, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। नाउ जो रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट होता है डोर्स के लिए, दरवाज़ों के लिए, वो होता है 12 से 20% और खिड़कियों के लिए होता है 8 से 16%। नाउ अगला टॉपिक श्रिंकेज ऑफ टिम्बर पढ़ने से पहले आपको फाइबर सेचुरेशन पॉइंट FSP के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। टिम्बर की ड्राइंग करते वक्त या टिम्बर की सीजनिंग करते वक्त वो पॉइंट जब सेल वॉल के अलावा जो फ्री वाटर है वो रिमूव हो जाए उसे बोलते हैं फाइबर सेचुरेशन पॉइंट।
और दोस्तों अगर टिम्बर अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्वेलिंग ऑफ टिम्बर। बोथ स्वेलिंग ऑफ टिम्बर एंड श्रिंकेज ऑफ टिम्बर आर नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। दोस्तों वी ऑल नो कि ड्राइंग ऑफ टिम्बर या फिर सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथ गेन, बट अगर फाइबर सेचुरेशन पॉइंट से नीचे टिम्बर को ड्राई कर दिया जाए, सीजनिंग कर दी जाए तो श्रिंकेज कॉज होता है। क्योंकि टिम्बर एनआइसोट्रॉपिक है तो डिफरेंट डायरेक्शन में श्रिंकेज अलग अलग होगा और टिम्बर में क्रैक आने का एक कारण है सडन और फास्ट टिम्बर की ड्राइंग होना। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सॉइंग ऑफ टिम्बर मतलब कटिंग ऑफ टिम्बर फ्रॉम पीस ऑफ लॉग। टिम्बर की कटिंग 4 तरीके से होती है। पहली ऑर्डिनरी सॉइंग, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ऑर्डिनरी इसको कट करना। ब्लू पेन से कटिंग के मार्क्स दिखाए गए हैं। सेकेंड वन इज़ क्वार्टर सॉइंग, नाम से चल रहा है पता कि क्वार्टरली कट्स लगाना, क्वार्टरली टिम्बर को कट करना। थर्ड वन इज़ टेंजेंशियल कटिंग, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, टेंजेंशियली कट मार्क करना। स्ट्रेंथ इसमें कम हो जाती है क्योंकि कट लगता है मेडुलरी रेस के ऊपर। देन लास्ट वन इज़ रेडियल कटिंग, ये रेडियली कट करते हैं हम, इसमें कट लगता है अलोंग द मेडुलरी रेस, इसलिए स्ट्रेंथ भी अच्छी मिल जाती है, श्रिंक और वॉर्प भी कम होता है। नाउ मूविंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीजनिंग ऑफ टिम्बर मतलब ड्राइंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर का मतलब लकड़ी में मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करना बाय ड्राइंग अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, ताकि यूनिफॉर्मली हर पार्ट से टिम्बर ड्राई हो। जो रिमेनिंग मॉइस्चर होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे टिम्बर में। दोस्तों अगर सीजनिंग इरेगुलर हो गई तो कुछ टाइम बाद श्रिंकेज भी इरेगुलर होगा और हमारा टिम्बर वॉर्प कर जाएगा और उसमें डिफेक्ट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल शेक्स। वॉर्प मतलब टिम्बर एक तरफ से उठ जाता है और दूसरी तरफ से इरेगुलर मतलब हो जाता है। एक वेल सीजनड टिम्बर का मॉइस्चर कंटेंट 10 से 12% माना जाता है और ये एग्ज़ाम में भी पूछते हैं। नाउ टिम्बर को सीजनिंग करने के एडवांटेजेस है कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, रेजिलेंस बढ़ जाता है, वर्केबिलिटी बढ़ जाती है और डायमेंशनली टिम्बर स्टेबल हो जाता है। सीजनिंग के बाद टिम्बर सूटेबल हो जाता है फॉर पेंटिंग, ग्लूइंग एट्सेट्रा। श्रिंकेज कम हो जाता है, वॉर्पिंग कम हो जाती है और वेट रिड्यूस हो जाता है। टिम्बर की सीजनिंग करने के 2 तरीके हैं। पहला नेचुरल सीजनिंग, दूसरा आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग में नेचुरल एयर यूज़ की जाती है मॉइस्चर रिमूव करने के लिए। टिम्बर को इकट्ठा करके दूर दूर रखा जाता है ताकि हर पीस के अराउंड एयर सर्कुलेट कर सके। और आर्टिफिशियल सीजनिंग में टिम्बर को चेम्बर में रख के रेगुलेटेड हीट दे के कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी और प्रॉपर एयर सर्कुलेशन प्रोवाइड करके उसकी सीजनिंग की जाती है। इन दोनों मेथड्स के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, मैं आपको बताती हूँ। मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो नेचुरल सीजनिंग में डिफ़िकल्ट है मॉइस्चर कंटेंट को 18% से नीचे लाना, जबकि आर्टिफिशियल सीजनिंग में अपने डिज़ायर्ड लेवल पे मॉइस्चर कंटेंट को ला सकते हैं। जगह की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है नेचुरल सीजनिंग में एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल सीजनिंग, और स्पीड स्लो होती है नेचुरल सीजनिंग में क्योंकि इसमें नेचुरल एयर का यूज़ होता है। स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है नेचुरल सीजनिंग में टिम्बर की, क्योंकि जितना स्लोली हमारा टिम्बर ड्राई होगा उतनी वो स्ट्रेंथ गेन करेगा। अगर क्वालिटी ऑफ टिम्बर की बात की जाए तो नेचुरल सीजनिंग में खतरा होता है अटैक ऑफ इंसेक्ट्स का। सुपरविजन नॉन स्किल्ड चलेगा नेचुरल सीजनिंग में, बट स्किल्ड सुपरविजन चाहिए फॉर आर्टिफिशियल सीजनिंग। जो नेचर होता है सिंपल और बहुत ही इकोनॉमिकल होता है नेचुरल सीजनिंग में, बट आर्टिफिशियल सीजनिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, इसलिए ये मेथड एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अब मैं आपको आर्टिफिशियल सीजनिंग के 5 मेथड्स के बारे में बताऊंगी। इनसे सवाल इतने ज़्यादा नहीं बनते, बट आप फिर भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो क्योंकि क्या पता सवाल आ जाए। पहला मेथड है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट का यूज़ होता है, इसलिए ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है और कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, रनिंग कॉस्ट हाई होती है इसकी। सेकेंड वन इज़ बॉइलिंग।
ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है बट ये क्विक होता है। इससे श्रिंकेज कम हो जाता है और इलास्टिसिटी टिम्बर की कम हो जाती है, बट बॉइलिंग से लिग्निन वॉश आउट हो जाता है जिससे हमारी टिम्बर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तीसरा मेथड है केमिकल या सॉल्ट सीजनिंग। इसमें टिम्बर को सॉल्ट सोल्यूशन में रखते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। फोर्थ मेथड इज़ किल्न सीजनिंग। इसमें टिम्बर को ड्राई करते हैं इन एयर टाइट चेम्बर। दो मेथड है इसके, प्रोग्रेसिव किल्न सीजनिंग, दूसरा कंपार्टमेंट या स्टेशनरी किल्न सीजनिंग। पांचवा तरीका है वाटर सीजनिंग। इसमें सैप, शुगर, गम, लिग्निन सब वॉश आउट हो जाता है। इससे स्ट्रेंथ ऑब्वियसली कम होगी, इलास्टिसिटी भी कम होगी, बट ये क्विक प्रोसेस है। अब मैं आपको बताती हूँ टिम्बर का डिके होना होता क्या है। डिके मतलब होता है रॉट, मतलब सड़ना। अगर डैम्प ऑर्डर आए, मतलब ऐसी गैसेस का एमिशन हो जो कि कार्बोनिक एसिड हो या हाइड्रोजन हो, या वुड श्रिंक कर जाए हमारी, या वुड डार्क कलर की हो जाए, या फिर उसमें क्रैक पड़ जाए, तो उसे टिम्बर का डिके होना बोलते हैं, टिम्बर का सड़ जाना बोलते हैं। अगर टिम्बर डिके हो जाती है तो हमारे किसी काम की नहीं, वो अपनी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देती है, इसीलिए हम टिम्बर को डिके से बचाते हैं। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टिम्बर के डिफेक्ट्स की। अगर टिम्बर में डिफेक्ट आ जाए तो हमारे टिम्बर की क्वालिटी कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, दिखने में अच्छा नहीं होता और इकोनॉमिक वैल्यू ख़राब हो जाती है। दोस्तों, टिम्बर में 4 तरीके से डिफेक्ट आ सकते हैं। पहला ड्यू टू सीजनिंग मतलब ड्राइंग, दूसरा ड्यू टू कन्वर्जन, तीसरा ड्यू टू फंजाई, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, चौथा ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस फॉर एग्जांपल विंड्स एटसेट्रा। मूविंग ऑन टू फर्स्ट डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। दोस्तों, इनके नाम ही एग्जाम में पूछते हैं। फॉर एग्जांपल जो कप डिफेक्ट है वो किसकी वजह से है, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो इट इज़ डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग, इट इज़ द राइट आंसर। बहुत बार वॉप भी एग्जाम में आया हुआ है, तो डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग ये 9 तरीके की है: बो, कप, ट्विस्ट, केस हार्डनिंग, स्प्लिट, हनी कॉम्बिंग, चेक्स, कोलैप्स और वॉप। नाउ सेकेंड डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन। दोस्तों, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में भी इनके नाम ही पूछते हैं। पहला डायगनल ग्रेन, इट इज़ ड्यू टू इम्प्रॉपर सॉइंग मतलब कटिंग ऑफ टिम्बर। दूसरा टॉन ग्रेन, इट इज़ बेसिकली कोई टूल अगर गिर गया तो उससे डिप्रेशन जो गड्ढा बन गया, इट इज़ टॉन ग्रेन डिफेक्ट। देन थर्ड इज़ चिप मार्क, फोर्थ इज वेन। ये नाम आपको याद रखने हैं, ऑप्शन में आ जाएगा इट इज़ डिफेक्ट ड्यू टू वॉट, तो आपको अकॉर्डिंगली आंसर मार्क करना है। देन तीसरा डिफेक्ट ड्यू टू फंजाई, बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट। अगर इन तीनों से हम टिम्बर को बचा लें तो टिम्बर की ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, लाइफ लॉन्ग सर्विस टिम्बर की अच्छी हो जाएगी। बैक्टीरिया कॉज करता है डिस्कलरेशन, फंजाई अटैक करता है अगर दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ सेटिस्फाई हो रही है तो। दोस्तों, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछते हैं इन 2 कंडीशंस के बारे में। पहली कंडीशन अगर मॉइस्चर कंटेंट 20% बाय वेट से ज़्यादा है, और दूसरी कंडीशन प्रेजेंस है एयर की और वार्मथ की। अगर ये 2 कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होती है तो फंजाई अटैक करेगी, लेकिन अगर वुड सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर तो फंजाई अटैक नहीं करेगी। इसका कारण है पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है कि मॉइस्चर कंटेंट 20% से ज़्यादा है, बट दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही जो कि प्रेजेंस ऑफ एयर। दोस्तों, डिफेक्ट ड्यू टू फंजाई, बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स, इनके टाइप्स के बारे में बहुत बार सवाल आता है, तो आप ध्यान से सुनना। पहला है ब्राउन रॉट। नाम से चल रहा पता, अगर टिम्बर अटेन कर ले ब्राउन कलर तो उसे बोलेंगे ब्राउन रॉट। रॉट मतलब डिके। अगर सेलुलोज कंपाउंड ब्रेक हो जाता है तो टिम्बर ब्राउन कलर अटेन करता है, क्योंकि सेलुलोज जो होता है वाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और लिग्निन ब्राउन कलर के लिए। देन टाइप 2 वाइट रॉट। सिंपल, अगर अटैक हो लिग्निन पर ब्राउन कलर डिसअपेयर हो जाएगा और वुड दिखेगी वाइट कलर की।
देन थर्ड इज ड्राई रॉट. इट इज़ बेसिकली अटैक ऑन सैपवुड. जो सैपवुड हमारा जो फ्लूइड कंटेन करता है. ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि नॉन वेंटिलेटेड बेसमेंट से कौन सा रॉट होता है, तो इट इज़ ड्राई रॉट. ड्राई रॉट होने के दो कारण हैं. पहला नॉन वेंटिलेटेड बेसमेंट्स और दूसरा बाय चारिंग, टारिंग, पेंटिंग ऑफ अनसीजन्ड टिम्बर. जो ड्राई नहीं किया हमने उस टिम्बर पे चारिंग करना, पेंटिंग करना, टारिंग करना. चारिंग बेसिकली बैक्टीरिया को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है. टिम्बर की सरफेस को बर्न कर दिया जाता है थोड़ा सा ऊपर से, जिससे अगर बैक्टीरिया अटैक करेगा तो वो सोचेगा ये तो बर्न है, इस पर क्यों अटैक करूँ मैं. एंड टारिंग इज़ टिम्बर की सरफेस को कवर करना टार से. अगर इस डिफेक्ट से हम बचाना चाहते हैं टिम्बर को, तो रेमेडी यह है कि हम वेल सीजन्ड, वेल ड्राइड टिम्बर यूज़ करें. नाउ फोर्थ वन इज़ वेट रॉट. दोस्तों ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछते हैं कि ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन से कौन सा रॉट होता है, तो इट इज़ वेट रॉट. आप याद रखना. देन जो इंसेक्ट्स होते हैं लाइक टर्माइट्स, बीटल्स, मरीन बोरर्स, वो टनल बना लेते हैं टिम्बर के अंदर, और जो आउटर शेल होता है टिम्बर का वो हमें देखने में लगेगा कि हाँ एकदम ठीक है, बट अंदर से वो खोखला होता रहता है इन इंसेक्ट के द्वारा. मूविंग ऑन टू फोर्थ, डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस. दोस्तों इनके नाम भी बहुत बार पूछते हैं. डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस आर नॉट्स, फॉक्सीनेस, ड्रक्सीनेस, burls or ringales, coarse grain, twisted fibers, upsets or ruptures, wind cracks, and last shakes. फर्स्ट वन इज़ नॉट्स. अगर कोई टिम्बर अपनी कोई टहनी को खो देता है तो नॉट्स फॉर्म हो जाते हैं. इससे टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है अक्रॉस द ग्रेन. सेकेंड वन इज़ फॉक्सिनेस. इससे स्ट्रेंथ कम ज़्यादा नहीं होती, बट एस्थेटिक व्यू दिखने में ख़राब हो जाता है. थर्ड वन इज़ ड्रक्सीनेस. ये तब होता है अगर लिग्निन खा लिया जाए और सेलुलोज बच जाए. बताया था मैंने आपको, सेलुलोज से आता है वाइट कलर और लिग्निन से ब्राउन कलर. ड्रक्सीनेस से हमारे टिम्बर पर वाइट पैचेस आ जाते हैं. अगर हमारे ट्री में कोई इंजरी हो गई है या फिर अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है ट्री की, तो बर्ल्स डिफेक्ट फॉर्म होते हैं. एन्युअल रिंग्स के दूर दूर हो जाने पे, वाइडन हो जाने पे स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और जो डिफेक्ट होता है उसे बोलते हैं कोर्स ग्रेन. देन एक ही डायरेक्शन में विंड के ब्लो करने से ट्विस्टेड फाइबर नाम का डिफेक्ट होता है. और अपसेट्स या रप्चर कॉज होता है फास्ट विंड से या फिर इम्प्रॉपर फेलिंग ऑफ ट्री से. विंड क्रैक्स आते हैं. इसमें एक्सटीरियर सरफेस जो होता है टिम्बर का वो श्रिंक हो जाता है. देन नाइन्थ डिफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट, जहाँ से सवाल बनते हैं, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछते हैं. आप ध्यान से सुनना. अगर एन्युअल रिंग्स में लॉन्गिट्यूडनली सेपरेशन होता है तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं शेक्स. इससे शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता. अपीयरेंस और जो एस्थेटिक्स है वो अनडिज़ायरेबल हो जाते हैं. 5 तरीके के डिफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. पहला हार्ट शेक्स, दूसरा कप शेक्स, तीसरा स्टार शेक्स, चौथा रिंग शेक्स एंड पांचवा रेडियल शेक्स. दोस्तों क्योंकि यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं, मैंने इन 5 शेक डिफेक्ट के बारे में आपको इन शॉर्ट बताया है जो कि एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो आप ध्यान से सुनना और याद कर लेना. जब हार्टवुड के श्रिंक हो जाने से क्रैक का मूवमेंट पिथ से सैपवुड मतलब इनर से आउटर की तरफ मूव करता है, तो उसे बोलते हैं हार्ट शेक. दोस्तों डायग्राम में मैंने आपको रेड कलर के पेन से क्रैक की डायरेक्शन बताई है जो कि इनर से आउटवर्ड है, पिथ से सैपवुड. अगर एन्युअल रिंग्स पर क्रैक आ जाता है पूरी तरीके से या फिर कई कई जगह पर, तो उसे बोलते हैं कप शेक, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं. क्रैक्स जो कि रेड कलर से मैंने डिनोट किया है. अगर हमारा टिम्बर रेडियली क्रैक करे जो कि आउटर सर्कमफेरेंस पर वाइडर हो और नीचे आते आते थिन हो जाए और पेनिट्रेशन बहुत कम हो, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं स्टार शेक. क्योंकि इसका अपीयरेंस होता है स्टार टाइप का, तो इसका नाम है स्टार शेक. ये कप शेक डिफेक्ट का एक वर्जन है. अगर कप शेक डिफेक्ट में क्रैक पूरे एंटायर एन्युअल रिंग को कवर कर ले तो उसे बोलेंगे हम रिंग शेक डिफेक्ट.
ये हमारे स्टार शेक का बड़ा वर्जन है। इसमें क्रैक होता है आउटर सर्कमफेरेंस से सैपवुड की तरफ, देन एक्सटेंड होता है क्रैक हार्टवुड से, देन पिथ की तरफ। इसका नाम है रेडियल शेक। अब हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर टॉपिक के बारे में। टिम्बर को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है ताकि टिम्बर डिके ना हो, टिम्बर की लाइफ लंबी हो, टिम्बर ड्यूरेबल हो, टिम्बर प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम फंजाई, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया। और क्योंकि सैपवुड कंटेन करता है फ्लूइड विच इज़ सैप, इसलिए वो ज़्यादा ससेप्टेबल होता है डिग्रेडेशन की तरफ एज़ कम्पेयर टू हार्टवुड। अब मैं आपको अच्छे प्रिजर्वेटिव्स की कुछ खास बातें बताती हूँ। अच्छा प्रिजर्वेटिव टॉक्सिक होना चाहिए इंसेक्ट्स के लिए, फंजाई के लिए, बैक्टीरिया के लिए, बट नॉट फॉर ह्यूमंस। उसका वुड में ईजी पेनिट्रेशन होना चाहिए, वाटर इंसॉल्युबल होना चाहिए, कलर दिखने में अच्छा होना चाहिए, एंड वाटर और डैम्पनेस की तरफ रेजिस्टेंस होना चाहिए। Now moving on to types of preservatives. First one is creosote oil. It is not clean to handle and it creates problem like odor. Second one is organic solvents. They are basically inflammable. Third is water soluble preservatives and fourth one others. They are SQ treatment and coal tar. दोस्तों अभी SQ treatment and coal tar इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी क्योंकि इन्हीं से सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में. Now moving on to important preservative which is SQ treatment. Its composition basically contains 1:3:4 ratio, 1 part of arsenic pentoxide, 3 parts of copper sulfate or blue vitriol, 4 parts of पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट. दोस्तों बहुत बार ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा गया है इनके रेशियो के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, विच इज़ 1:3:4. एंड 1 पार्ट क्या होता है, 3 पार्ट क्या होता है, 4 पार्ट क्या होता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा गया है, तो आप याद कर लें इनको. देन इस SQ कंपोजिशन का 6 पार्ट्स बाय वेट लेकर मिक्स किया जाता है 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ वाटर से एंड सॉल्यूशन बन जाता है. इसको सोल्यूशन बनाकर स्प्रे करके अप्लाई किया जाता है एंड इट इज़ ऑर्डरलेस एंड इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइट एंड्स. नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रिजर्वेटिव, कोल टार. दोस्तों टारिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको पीछे बताया है इस वीडियो में. ये जो कोल टार प्रिजर्वेटिव है ये हमारे टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाता है. इसकी स्मेल अनप्लेजेंट होती है और अपीयरेंस भी ख़राब होती है, बट ये फायर रेजिस्टेंस दे देता है. नाउ प्रिजर्वेटिव्स को अप्लाई करने के जो मेथड्स हैं, पहला ब्रशिंग, ये सबसे लीस्ट इफेक्टिव मेथड है. देन सेकेंड वन इज़ सरफेस एप्लीकेशन, इसमें मिनिमम 2 कोटिंग तो करनी ही पड़ेगी. थर्ड वन इज़ सोकिंग ट्रीटमेंट. Fourth one is hot and cold process. Fifth one is important process which is botchery process. It is for bamboo treatment. कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेते हैं कि बताओ botchery process किस काम में आता है. So it is a method to apply preservative. Then sixth method is diffusion process. Then seventh one is pressure or pneumatic process. It is most effective and I told you brushing is least effective. जो प्रेशर प्रोसेस है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ टिम्बर्स को ट्रीट करने में काम आता है. सो इट इज़ अ कमर्शियल प्रोसेस. 2 तरीके के होते हैं, फुल सेल और बीथल प्रोसेस और एम्प्टी सेल प्रोसेस. और एम्प्टी सेल प्रोसेस भी 2 तरीके का है, लॉरी प्रोसेस और रूपिंग प्रोसेस. 8th वन इज़ बोल्टन प्रोसेस. अब हम टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाने के मेथड्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट वन इज़ एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल केमिकल्स लाइक बोरेक्स और सोडियम आर्सेनेट. सेकेंड वन इज़ सरेबल्स प्रोसेस. दोस्तों यहाँ से सवाल बहुत पूछते हैं कि बताओ सरेबल्स प्रोसेस किस काम में आता है. तो ये काम में आता है टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए. इसमें सोडियम सिलिकेट सॉल्यूशन से टिम्बर को कोट किया जाता है. फाइनली हमने टिम्बर का पूरा प्रोसेस पढ़ लिया. अब मैं आपको बताऊंगी कुछ वुड प्रोडक्ट्स के बारे में जो ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं. पहला है वीनर्स, जो कि थिन शीट्स होती है लकड़ी की जिनकी थिकनेस लेस देन 3 mm होती है. सेकेंड वन इज़ प्लाईवुड. दोस्तों प्लाईवुड के बारे में ध्यान से सुनना, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं. मैं बताती हूँ आपको. प्लाईवुड बनता है इन वीनर्स को एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल्स में रख के. ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लेते हैं कि बताओ राइट एंगल पे रखते हैं या 45 डिग्री या फिर व्हाटएवर जो भी ऑप्शन में होते हैं. करेक्ट आंसर होगा राइट एंगल्स पर.
फिर उनको सूटेबल एडहेसिव से जोड़ा जाता है ताकि एक पोजीशन में टिके रहे। प्लाईवुड की एप्लीकेशन है फर्नीचर्स, डोर्स एट्सेट्रा। एंड अब एक इम्पॉर्टेंट बात और, दैट प्लाईवुड की स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोथ अलोंग एज वेल एज अक्रॉस द ग्रेन्स यूनिफॉर्म होती है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव में ये सवाल भी बहुत बार पूछते हैं। फाइनली इस चैप्टर को मैं एंड करती हूँ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिम्बर और उनकी यूज़ के बारे में बताकर, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। पहला बैम्बू, ये स्कैफोल्डिंग के लिए काम में आता है। देन बोट्स बनती है बेंटिक से, बीबी ऐसे याद कर लें आप। देन मलबरी काम आता है स्पोर्ट्स के आइटम बनाने में, आप इसको याद कर ले जैसे कि MS धोनी, M तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो मलबरी काम आता है क्रिकेट बैट बनाने में, टेनिस के रैकेट बनाने में, हॉकी स्टिक्स बनाने में एट्सेट्रा। और रेलवे के वुडन स्लीपर बनाने में केल ट्री की लकड़ी काम में ली जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें अपनी क्वेरीज और वीडियो को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।